नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री का महाराष्ट्र दौरा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध। बिहार चुनाव तैयारियों पर चुनाव आयोग की बैठक। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार का काम संपन्न। नागरिकों से चुनाव में बढ़कर भाग लेने का, मतदान करने का किया आह्वान। कफ सिरप से हुई मौतों पर केंद्र सरकार सख्त। आज राज्यों के साथ स्वास्थ्य सचिव करेंगे अहम बैठक। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी हिरासत में ले जाने के बाद सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दार्जिलिंग में भारी तबाही, कई जगहों पर लैंडस्लाइड में 13 की मौत। पुल ढहने से भी भारी नुकसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की पाकिस्तान से भिड़ंत। शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों भारी बारिश से लोनी इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3,132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1,631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि औरंगजेब का नाम आगे बढ़ाने वालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का साहस नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साईं धाम में साईं बाबा के दर्शन कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोनी में सहकारी चीनी कारखाने के संस्थापक पद्मश्री विठलराव विखे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय बाला साहेब विखे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 16 सदस्यीय टीम शनिवार से बिहार के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर बूथ लेवल अधिकारियों के काम की तारीफ की। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक
एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के लालू राबड़ी शासनकाल पर करारे प्रहार किए। नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में अपहरण और हत्याओं की घटनाओं ने उद्योग का रूप ले लिया था। उस जंगल राज को याद कर जनता आज भी खौफ से उठ खड़ी होती है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बैराज से आज सुबह 11 बजे 5,10,960 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कि पहले के 3,08,000 क्यूसेक से काफ़ी अधिक है। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में फैल रहा है और कई निचले इलाकों में घुसने लगा है। जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन में आते हुए बाढ़ संभावित गांवों में माइकिंग शुरू कर दी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने खुद कोसी बैराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्यों की निगरानी की। जिला प्रशासन की टीमें पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने पटना में सेंट्रल कमांड रूम बनाया है, जहां से पूरे बाढ़ प्रभावित इलाकों की निगरानी हो रही है। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ एक अहम बैठक करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। सरकार अब दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत आज शाम करीब 4 बजे केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव करेंगी। इसमें देश भर के मुख्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्य ड्रग कंट्रोलर और CDSCO के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और दवा लिखने वाले डॉक्टर पर 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परसिया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परसिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और केरल ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। और वहीं छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने बताया कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में। मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है। तो उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है और जिसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है भी मुकदमा कायम किया गया। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा के साथ ही औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद लगातार गंभीर बना दिए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग में एक पुल के ढहने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का बाकी क्षेत्र से संपर्क लगभग पूरी तरह टूट गया है। दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी के पुल बाजार इलाके में एक सड़क धंस गई, जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दुधिया पुल का एक हिस्सा बह जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया। इसके अलावा ऋषिखोला और पेडोंग में भूस्खलन से सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हो चुकी हैं। दार्जिलिंग को अन्य इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी बंद हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। युद्ध स्तर पर चल रहे अभियान के तहत प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस आपदा में लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। राष्ट्रपति ने सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दार्जिलिंग में हुए हादसे पर दुख और शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए पुल हादसे में कई दुखद जानमाल की हानि से अत्यंत व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। दार्जिलिंग में हुई दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वहीं अरब सागर में बने गंभीर चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक अहम जानकारी साझा की है। आईएमडी के अनुसार ये तूफान इस वक्त ओमान के तट के करीब है और रास अल हद से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मौसम विभाग का अनुमान है कि ये 6 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कमज़ोर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद ये तूफान अपनी दिशा बदल लेगा। ये वापस पूर्व की ओर मुड़कर पश्चिम मध्य अरब सागर की तरफ बढ़ेगा और लगातार कमज़ोर होता जाएगा। मौसम विभाग इस चक्रवात की हर गतिविधि पर अपनी नज़र बनाए हुए है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 अक्टूबर तक नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल द्वारा वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत को एक साथ बुनना, उत्तर पूर्व और उससे आगे के प्राकृतिक रेशे, नवाचार और आजीविका विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय सम्मेलन में उद्योग और उत्पादकों की बैठकें, संबंधित विषय पर चर्चा, आइडियाथॉन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के पोस्टर का अनावरण करते हुए अभिनेता आशुतोष राणा ने मशीनों के युग में इस पहल को अद्भुत बताया।
उन्होंने कहा कि मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीन कभी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इस मौके पर विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर मृदुला ठाकुर प्रधान और इम्फाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अभिनंदन ये, क्योंकि हस्तकलाएं जो होती हैं और हस्तशिल्प जो होता है वो आज की तारीख में हम मशीन के प्रभाव में इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य की महत्व को हमने कम कर दिया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल ने जो एक पहल की है, तो ये बहुत अद्भुत है कि मशीन के युग में आप मनुष्य के महत्व को बढ़ाने की दिशा में या उसकी कला को, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कोई मनुष्य तो मशीनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन मशीनें कभी भी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और अगर मनुष्य का निर्माण भी कर भी दें तो मशीनों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता की स्थापना कर सके। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये जो आपने पहल की है, इस पहल में निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और अनुकरणीय है। केंद्र सरकार लगातार मेक इन इंडिया और स्वदेशी को प्रोत्साहन दे रही है। इसी क्रम में स्वदेशी चिप निर्माण और पैकेजिंग क्षमताओं के लिए प्रतिभा पूल विकसित करने के लिए IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये प्रयोगशाला मेक इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देगी। परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपए है। ये नई लैब मेक इन इंडिया और डिज़ाइन इन इंडिया पहलों को और बढ़ावा देगी और भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी। भारत वैश्विक चिप डिजाइन प्रतिभाओं का 20% हिस्सा रखता है। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में NIA ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी पर UAPA और BNS की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र के अनुसार मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। बाद में 12 अप्रैल को इस मामले की जांच NIA ने शुरू की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार सख्ती के साथ एक्शन में है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी ओर से लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। उपद्रवियों के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 200 दुकानों के बाहर के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़कर हटा दिया गया। नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि ये कार्रवाई रूटिंग के तहत और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई है वहां बड़ी संख्या में मौलाना तौकीर रज़ा के समर्थक रहते हैं, जो 26 सितंबर को भी नौमहला मस्जिद पहुंचे थे। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने की ये कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। सैलानी मार्केट में भी जो है ड्राइव चलाई जा रही है, जो अस्थायी रूप से दुकानें आगे बढ़ाकर या जो सड़क पे कब्जा करके दुकानें निर्मित की गई हैं और आगे बढ़ा के किया गया है, उसको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अगर पक्के अवैध निर्माण होंगे तो उनको चिन्हित करके नोटिस दिया जाएगा, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो अस्थायी अतिक्रमण है वो आज हटाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और की FLO नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक भीम सिंह टूटी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में कई युवाओं ने हिस्सा लिया। एक मैराथन प्रतियोगिता जम्मू में आयोजित की गई। यह जम्मू कश्मीर पुलिस और फिक्की फ्लो की मदद से, उसके संयुक्त प्रयास से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो 4 श्रेणियों में है। यह सिविल सोसाइटी की मदद से इस तरह के खेल प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है उसको करने का जो एकमात्र मकसद होता है वो ये है कि नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है वो हर घर तक पहुंचे, समाज के हर कोने तक पहुंचे। इस प्रतियोगिता से जो संकलित राशि होगी, जो उससे हमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फी के रूप में जो राशि मिल रही है, इसका इस्तेमाल हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संचालित ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को और प्रभावी तरीके से चलाने में उसका इस्तेमाल हम करेंगे। दशहरे के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की धूमधाम से शुरुआत हुई। पूरे जिले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर ओर देवी भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दशहरे के दिन से शुरू हुआ 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेला श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले में लगभग 700 दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल स्थापित किए गए हैं। मेले में आरएसएस जनशताब्दी और महाकुंभ थीम पर सजाया गया पंडाल श्रद्धालुओं को विशेष रूप से अपनी ओर खींच रहा है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा सन 1959 से मनाई जा रही है और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की सबसे अच्छाई ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है दुर्गा पूजा। यहाँ व्यापारी वर्ग और क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपसी सद्भाव के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। धार्मिक आस्था और कला का अद्भुत संगम माने जाने वाले इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की शुरुआत वर्ष 1958 में बिहार के सिवान जिले से आए भिखारी लाल सोनी द्वारा की गई थी, जो आज भी शरद पूर्णिमा के दिन विसर्जन के साथ संपन्न होती है। 67 वर्षों से बिना रुके जारी ये परंपरा अब सुल्तानपुर जिले की धार्मिक पहचान बन चुकी है। हमारे नाना जी इसको सर्वप्रथम सुल्तानपुर में रखा गया 1959 में। पहले ये माता जी का जो प्रतिमा बनता था हमारे बुजुर्ग लोग हमारे परिवार के लोग खुद बनाते थे, लगभग 10 साल बनाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस परंपरा को थोड़ा सुल्तानपुर के लिए अलग करने के लिए यहाँ पे जो है इस मेले को बाद में स्टार्ट किया गया। मेला आयोजन समिति के अनुसार 7 अक्टूबर को 36 घंटे तक चलने वाली विशाल दुर्गा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गोमती नदी तट तक पहुंचेगी, जहां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का भव्य आयोजन किया जाएगा। नवरात्र के 9वें के दिन से शुरुआत होती है और पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन होता है, जिसमें सुल्तानपुर के हिंदू मुस्लिम सभी जातियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी तैनात हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है। डालों में खासतौर से जो मां के विसर्जन की कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी करते रहेंगे और जो अफवाह फैलाने वाले या सोशल मीडिया पर खुराफात करने वाले लोग हैं उन पर सतर्क पेट्रोलिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग है वो लगातार रहेगी, ताकि अगर किसी ने कोई कुत्सित योजना या कुछ कार्यक्रम किए तो उन पर हम कठोर कार्रवाई कर सकें। सुल्तानपुर का ये दुर्गा पूजा मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। परंपरा, सुरक्षा और भक्ति के अद्भुत संगम के साथ ये मेला न केवल जिले बल्कि पूरे पूर्वांचल का गौरव बन गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, जर्मनी की मेज़बानी में म्यूनिख में यूरोपीय संघ के गृह मंत्री प्रवासी नीति के पुनर्गठन और बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। वार्ता में यूरोप की तत्काल सुरक्षा और प्रवासन चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। जर्मन गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिडेंट ने शनिवार को म्यूनिख प्रवासन बैठक में अपने यूरोपीय संघ के समकक्षों और यूरोपीय संघ के प्रवासन आयुक्त मैग्रस ब्रूनर के साथ एक गोलमेज चर्चा की। डोब्रिडेंट ने पिछले कुछ सप्ताह में कहा था कि ड्रोन सुरक्षा को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 2 और 3 अक्टूबर को म्यूनिख हवाई अड्डे पर ड्रोन देखे जाने के बाद अब विषय और भी गंभीर हो गया है, जबकि क्रेमलिन पहले ही इन घटनाओं से किसी भी संबंध की बात को नकार चुका है। सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। वनडे में एक नए युग की शुरुआत हुई। रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर और उनको कप्तान बनाया गया है। भारत की वनडे टीम की अगर बात की जाए तो इसमें शुभमन गिल जो कि कप्तान होंगे और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर जो कि उप कप्तान होंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं भारत की टी20 टीम की अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव जो कि इसमें कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जो कि उप कप्तान होंगे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर इस टीम का हिस्सा होंगे।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।